प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की अपवर्तक? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या देखते हैं। माय गे माय खूब गदर गदर तो ही सब करी लावत तो ही कर लगले। पहले हम क्या देखेंगे? प्रकाश। क्या देखेंगे? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। अगली क्लास में हम देख चुके हैं प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक कण है। क्या है? कण है। यहां तक हम अगली क्लास में देख चुके हैं। अब यहां क्या देखना है? आगे क्या देखना है? माध्यम। क्या देखना है? माध्यम। अपवर्तन। माध्यम क्या देखना है? माध्यम अपवर्तक। अब बिना माध्यम का प्रकाश का परावर्तन संभव है? नहीं है। तो इसमें से पहले क्या देखना पड़ेगा? अपवर्तन। वह कण है। उसके बाद देखते हैं पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या है? पारदर्शी माध्यम क्या है? जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से इस पार से उस पार चले जाए, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, पारदर्शी माध्यम क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या प्रकाश किरण किसी वस्तु से आसानी से पार हो जाए, किसी पदार्थ से आसानी से पार हो जाए, तो क्या कहलाएगा? तो प्रकाश का सबसे बड़ा पारदर्शी माध्यम क्या है? वह है हवा। क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? तो हवा। हवा क्या है? हवा है। क्या है? हवा। हम मान लिए प्रकाश का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। अब बताओ, प्रकाश जो है वह पहली बात हम एक ले लेते हैं हवा। हवा कुछ भी ले सकते हो, हम पहले क्या लेंगे? हवा। प्रकाश का सबसे बड़ा माध्यम क्या, मतलब पारदर्शी माध्यम क्या है? तो हवा है। उसके बाद कांच है, पानी है ना। उसके बाद एनीथिंग और कुछ भी ले सकते हैं। तो प्रकाश का जो पारदर्शी माध्यम होता है वह क्या करता है? प्रकाश की किरणों को आर पार जाने देता है। वह क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम में कुछ ऐसा होगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रकाश की किरणों को पार होने में, उसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमको पता है कि पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वह कम होती है और जो हवा में प्रकाश की चाल होती है वो बहुत अधिक होती है। कि जो माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम हो या जो भी माध्यम हो, तो पारदर्शी माध्यम जो होता है वो एक तरह से प्रकाश की किरणों को आवागमन करने की या आने जाने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ पारदर्शी माध्यम ऐसे भी हैं जिसमें टाइम लगता है। अब मान लो कि हम यहाँ से प्रकाश गुजारे तो यहाँ से यहाँ तक आने में हवा में प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगा। हो सके पानी में गुजारे 2,25,000 किलोमीटर लगा। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ना। तो हमको यहाँ से देखना है कि भाई जो प्रकाश की चाल है वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग दिशा, मतलब अलग अलग एक त्वरण पर काम करती है ना। तो हम देखते हैं कि प्रकाश का सबसे अच्छा पारदर्शी माध्यम क्या है? हवा है। दूसरा हम कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा हम पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं। उसके बाद कांच आता है। तो सबसे जो पहले आता है क्या है? वो हवा है। अब पारदर्शी माध्यम हम अगले क्लास में देख चुके हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो सके, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे में हवा, पानी, कांच, यही सब ना। तो सबसे बड़ा पारदर्शी माध्यम क्या है? हवा है। उसके बाद क्या लेते हैं? पानी मतलब जल लेते हैं। अब हमारे पास दो चीज है, एक हवा भी है एक जल भी है। दो पारदर्शी माध्यम है। क्या है? और यहीं से हम सीख सकते हैं प्रकाश का
अपवर्तन क्या सीख सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई कैसे सीख सकते हैं? ये तो हवा और पानी है, इसे कैसे सीखेंगे ना? होता है ना कि भाई ये तो हवा है, पानी है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन थोड़ी होता है। होता है। तो पिछली कक्षा में हम देखे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? परावर्तन देख चुके हैं, अपवर्तन क्या है? तो परावर्तन का सिंपल रूल है, प्रकाश की किरण आई, चिकनी सतह पे टकराई और लौट गई। लेकिन यह थोड़ा सा अलग होता है। यह क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं होता है प्रकाश की किरणें आई और टकराई और लौट गई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? तो इसमें एक बेसिक पर काम करता है, इसमें दो माध्यमों में प्रकाश को गुजारना होता है, या तो विरल माध्यम हो या तो सघन माध्यम हो। अब बात आती है विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है? तो भाई जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो वो विरल माध्यम है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम है। क्या है? तो भाई समझ आता है कि चलो हम यहां देखते हैं कि हवा और जल, आखिर हवा और जल क्या करता है, क्या करेगा, कैसे कार्य करेगा? कुछ ना कुछ बेसिक रूल होगा। तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो दो माध्यमों में काम करता है। कितने माध्यमों में काम करता है? दो माध्यमों में काम करता है। कौन सा माध्यम भाई? एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। तो भाई विरल माध्यम आखिर क्या है, हम कैसे जानेंगे विरल माध्यम क्या है? तो विरल माध्यम क्या है? जब प्रकाश की मतलब जिस वस्तु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो वह विरल माध्यम है, जिसमें कम हो वह सघन माध्यम हो। पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा अपवर्तन, तो हम दो चीज लेंगे, एक हवा लेंगे और एक जल लेंगे। तो हवा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हवा हम ऑलरेडी, ये हवा है, क्या है? हवा है। अब यहां से लकीर खींच देते हैं और नीचे जल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? जल रख देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जल है, जल है, ये जल है, तो ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और ये क्या है? विरल माध्यम। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। क्यों भाई सघन माध्यम विरल माध्यम है? तो भाई इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है इसलिए यह विरल है, और इसमें प्रकाश की चाल कम होती है इसलिए क्या है? सघन है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होते कैसे हैं। तो हम एक बीचों बीच अभिलंब डाल दिए, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? लेकिन यहाँ तो नहीं पढ़ना है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ इसका बेसिक रूल चेंज होगा नहीं। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह कितनी क्या करती है? दिशा बदल लेती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, गिलास देखो, यहां देखते हैं, ये ऊपर में इसके क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। और नीचे क्या है? पानी है। और इसको मान लेते हैं हम कि ये प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश की किरण है। अगर हम इसको हवा से पानी में प्रवेश करें तो गया तो ये ठीक है, लेकिन देखो कुछ ना कुछ ये क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखता है। क्या दिखता है? टेढ़ा दिखता है। कैसा दिखता है? मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश किरण जा तो सीधी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रही है? हट जा रही है, मुड़ जा रही है नहीं। तो इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई कहीं ना कहीं तो ये मुड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मुड़ेगा। आखिर कहाँ मुड़ेगा? कहाँ मुड़ेगा? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो अपनी दिशा बदल लेती है। क्या करती है? दिशा बदल लेती है। तो भाई आना चाहिए इसको यहाँ, ठीक ना? लेकिन ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो अपनी दिशा बदल ली, नहीं बदली है दिशा?
देखो यहां आना चाहिए इसको, यहां सीधा, लेकिन ये कहाँ आ गया? ये अपनी क्या करती है? दिशा बदल लेती है, और इसी दिशा बदलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, हम मान लेते हैं हवा को यह पहली माध्यम है और इसको मान लेते हैं यह दूसरी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या करती है? और इसी दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन का। कोई दिक्कत, कोई समस्या? किसको किसको समझ में नहीं आया? यहां तक किसको समझ में नहीं आया है? किसको किसको समझ आया है? सबको ना? तो हम अभी दो चीज देखने किए हैं। पहली बात प्रकाश, तो प्रकाश तो हम अगली क्लास में ही देख चुके हैं। प्रकाश क्या है? माध्यम है, ऊर्जा है, तरंग है एवं कण है। हमको ये सब तो पहले से पता है। बाकी बचा प्रकाश का अपवर्तन, हम ये भी पिछली क्लास में देख चुके हैं ना। प्रकाश का मतलब पारदर्शी माध्यम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब पारदर्शी माध्यम कितने माध्यम से हो सकते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो सके तो वह क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम का सबसे बड़ा उदाहरण है हवा, उसके बाद जल, उसके बाद कांच ना। लेकिन आदमी नॉर्मली क्या कहता है? कांच, जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो सके। तो हम एक माध्यम बनाए जिस पहली माध्यम का नाम है हवा, और हवा को कहते हैं विरल माध्यम, और नीचे है जल, जल को कहते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है भाई? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या करती है? दिशा बदल लेती है। या फिर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा बदल लेती है। इसी दिशा बदलने की घटना को तो हम लिख देते हैं परिभाषा। लिखो फटाफट जल्दी। करा दियो अल्लाह। जब प्रकाश किरण, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा बदल लेती है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपनी दिशा क्या करती है? बदल लेती है। इसी दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का, चल आगे देख, पहले बाद में लिखना, आगे देख। अब आगे देखते हैं भाई, सवाल उठता है कि आखिर ये माध्यम क्या है? ये विरल माध्यम क्या है? सघन माध्यम क्या है? विरल माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम क्या होता है? आखिर सवाल है ना, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है? तो हम देख लेते हैं, एक टॉपिक है, हम लिख देते हैं नोट करके। अभी याद रखना, जिस जिस चैप्टर में ये नोट लगेगा वहां कुछ ना कुछ खास होगा, और वह सवाल बहुत ज्यादा समझो वीवीआई हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट दे देते हैं और लिखते हैं विरल माध्यम। विरल
माध्यम। तो भाई विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम क्या हो सकता है? तो विरल माध्यम क्या है? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब भाई बात आता है सघन माध्यम का। किसका? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम क्या है? जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? कम हो तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। अब भाई कैसे? अब कैसे हो सकता है? सवाल ये है कैसे हो सकता है? देखो, दुनिया में कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। दुनिया में कोई भी गरीब कोई भी अमीर नहीं है। हो सकता है कहीं पर हवा विरल माध्यम है, कहीं पर हो सकता है पानी विरल माध्यम, हो सकता है कहीं पर कांच विरल माध्यम, ऐसा हो सकता है। तो जहां दिखेगा, अगर दो वस्तु में तुलना किया जाए, दो वस्तुओं में, और कहा जाए कि इसमें कौन सा विरल है कौन सा सघन है, तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वह विरल होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन होगा। कब? जब दो वस्तुओं की तुलना कराया जाए। क्या कराया जाए? तुलना कराया जाए। तो भाई कैसे तुलना कराया जाएगा? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो जैसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो किसी व्यक्ति के पास 20 रुपया है, ठीक है, किसी के पास 2 रुपया है, तो 20 रुपया वाला अमीर होगा कि 2 रुपया वाला अमीर होगा? अभी यहाँ पे 20 रुपया वाला अमीर है। अब मान लो किसी के पास 20 रुपया, किसी के पास 100 रुपया है, तो अमीर कौन हो जाएगा? अब 20 रुपया वाला क्या हो गया? पहले था क्या? बदल गया तुरंत। तो वही होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। जब दो वस्तुओं की तुलना किया जाए और उसमें प्रकाश की तुलना की जाए, तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन होगा। कोई दिक्कत? तो अब हम दो वस्तु देख लेते हैं, जैसे हवा और पानी। हवा एवं पानी, हवा एवं पानी, तो दोनों में से कौन विरल होगा कौन सघन होगा? तो क्योंकि हवा की चाल अधिक है इसीलिए क्या होगा? विरल होगा। तो यह विरल हो सकता है, यह विरल है, और यह क्या है? सघन है। तो अभी ये सघन है, लेकिन हम हवा को छोड़ दें और कहें पानी और कांच में कौन विरल है और कौन सघन है? तो भाई क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है, कांच में कम होती है, तो विरल अब जो है पानी जो है वो हो गया कौन माध्यम? विरल माध्यम। और कांच जो है वो हो गया सघन माध्यम। लेकिन हम कहें भाई ये यहाँ नहीं चलेगा, हम एक ना घिसा हुआ कांच ले लें। कैसा ले लें? घिसा हुआ कांच ले लें। घिसा कांच, हाँ, घिसा कांच ले लें। अब घिसा कांच भाई क्या है? अब दो वस्तु, एक कांच और घिसा हुआ कांच में कौन विरल होगा कौन सघन होगा? तो भाई इसमें कांच की प्रकाश की चाल अधिक है इसीलिए क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। इसमें प्रकाश की चाल कम है इसीलिए क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तो सघन और विरल का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। जैसे 2 रुपया और 10 रुपया में 10 रुपया वाला अमीर है, 10 रुपया और 100 रुपया वाला में 100 रुपया वाला अमीर है, तो बदल रहा है ना। अभी 10 रुपया वाला अमीर था, लेकिन अभी क्या हो गया? गरीब हो गया। क्या हो गया? गरीब हो गया। अब फिर दूसरा देखते हैं, आगे क्या था? वो 100 रुपया वाला अमीर था, लेकिन उसके आगे कोई 1000 रुपया वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा? वो गरीब हो जाएगा। तो यहाँ बदलते रहता है, कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में कोई गरीब अमीर नहीं है, बल्कि दो व्यक्ति का तुलना कराया जाता है और देखा जाता है किसके पास कितना पैसा है, तब उसमें देखा जाता है जिसके पास ज्यादा है वो अमीर हो गया, जिसके पास कम होगा क्या हो गया? फिर उससे ज्यादा पैसा वाला आएगा। हाँ, फिर उससे ज्यादा पैसा वाला आएगा।
फिर वो गरीब हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा पैसा लाएगा, वो अमीर हो जाएगा, ये गरीब हो जाएगा। तो गरीब और अमीर का कोई तुलना नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों का तुलना कराया जाता है और देखा जाता है किसके पास कितना पैसा है। तो उसी उसी तरह ये जो माध्यम है, विरल माध्यम एवं सघन माध्यम, इसमें दो वस्तुओं की तुलना कराया जाता है, ये दो माध्यमों की तुलना कराया जाता है और देखा जाता है किसमें प्रकाश की चाल अधिक है। अगर प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल माध्यम, अगर प्रकाश की चाल कम है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम सघन माध्यम लिमिट नहीं है, बदल सकता है। कैसे बदल सकता है भाई? तो अभी हवा और पानी को देख रहे हो, तो हवा क्या है? विरल माध्यम है, और पानी क्या है? सघन माध्यम है। अभी हम हवा को छोड़ दें और पानी और कांच में कहें कौन सा विरल माध्यम है, तो क्या हो जाएगा? तो देखेंगे दोनों में प्रकाश की चाल क्या है। इसमें है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड और यह है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसमें ज्यादा है, तो यह क्या हो गया? ये क्या हो गया? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। कोई दिक्कत? अब आगे देख लेते हैं। तो माध्यम कितने प्रकार के? माध्यम कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? तो माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? तो पहला देख लेते हैं विरल माध्यम, दूसरा देख लेते हैं सघन माध्यम। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि हम अभी देखें कि विरल माध्यम एवं सघन माध्यम। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या होगा। कौन पूछ रहा है? एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। पहले हम चित्र से समझते हैं। पहले हम ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर में जो है वो क्या है? हवा नहीं बोलना है। क्या है ये? विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और नीचे जो है वह क्या है? सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। अब इसमें एक अभिलंब भी हो सकता है, और यह जो रेखा दिख रहा है यह दोनों को बांटने का काम करता है। किसको? तो विरल माध्यम और सघन माध्यम को बांटने का काम करता है। इसको लिख सकते हैं अभिलंब। अब देखते हैं, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? तो विरल माध्यम से प्रकाश जैसे ही आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखो कैसे मुड़ जाएगी भाई। तो देखो, दुनिया में ऐसा कोई चीज संभव है जो सही से काम हुआ हो? नहीं हुआ हो। पानी में कुछ भी डालो वो टेढ़ी दिखाई देगी ही देगी। तो ये क्या होता है ना, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना कुछ ना कुछ दिशा चेंज करता है। जैसे सिंपल बात में समझो कि तुम अगर कहीं छाव में बैठे हो तो छाव को समझ लो कि वह क्या है? विरल माध्यम है।
और धूप में तुम निकलो तो वह क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब तुम छांव में रहोगे तो तुम्हारा चाल अलग होगा, लेकिन जैसे ही छांव से धूप में जाओगे तुम्हारा चाल अलग हो जाएगा। काहे हो जाएगा भाई, काहे हो जाएगा, क्योंकि वह सघन माध्यम हो गया और हम विरल माध्यम से आ रहे हैं। तो जब विरल माध्यम से कोई चीज सघन माध्यम में आती है तो कुछ ना कुछ दिशा परिवर्तन होती ही होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जब, तो सीधा लिख देते हैं क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अच्छा, यही दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा। अच्छा, अब देखते हैं। अब यहाँ भी एक चित्र बना देते हैं ना। अब अगला चित्र बना देते हैं, ये इसका है। अच्छा, ये अगला यहाँ बना देते हैं। अब अगला भी तो सेम बनेगा। अब ये जो ऊपर वाला है ये क्या हो गया, क्या हो गया, अभी दोनों को बांट दिया। अब यहां से जो होगा क्या होगा, क्या हो गया, ये सघन माध्यम। ये तो हमको पता है कि क्या है, अभिलंब है। यह क्या है, अभिलंब। ये क्या है, सघन माध्यम है, ये क्या है भाई, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती। इसको आना चाहिए कहाँ, यहाँ, इसको आना चाहिए यहाँ, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ा है। और यह इसको कहाँ आना चाहिए, यहाँ, लेकिन कहाँ आ गया, दूर हट गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, अभिलंब से दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश की किरण आया और सीधे आया, लंबवत आया, तो क्या हो जाएगा, क्या, अब देख पूछ रहा है आगे, क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है, तो क्या होगा। तो भाई देख लेते हैं क्या होगा। तो तीसरा चित्र देख लेते हैं क्या होगा। पहले तो ये है सघन माध्यम, क्या है, अच्छा, विरल माध्यम, क्या है, विरल माध्यम, क्या है, अब यहाँ हो गया। अब नीचे क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन नहीं, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह, तो अलग करने, कौन अलग कर रहा है भाई, ये अलग कर रहा है दोनों माध्यमों को। इधर विरल है, इधर विरल है, इधर सघन है। दोनों को कौन अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है। पूछ रहा है यहाँ पे अगर कोई किरण लंबवत आपतित हो तो वह क्या होगी, लंबवत आपतित हो तो क्या होगी। तो भाई जब कोई चीज सीधे आएगी तो वह सीधे निकल जाएगी, तो वह क्या होगा, बिना मुड़े निकल जाएगी। तो इधर से आई और इधर से निकल गई।
तो आंसर क्या हो जाएगा? वह बिना मुड़े अरे बिना मुड़े अपवर्तित हो जाएगी। अब भाई सवाल उठता है कि अभी तो आप सघन माध्यम विरल माध्यम पढ़ा रहे थे, तो फिर ये आपतित और अपवर्तित कहाँ से आया? आपतित और अपवर्तित आया कहाँ से? कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ झोल है, तभी तो आपतित और अपवर्तित आ रहा है। तो हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से यह टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम एक बड़ा सा चित्र बनाते हैं। बड़ा सा मतलब बहुत बड़ा ना, पहले से बहुत बड़ा। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर दो चीज, एक तो पहले विरल माध्यम, दूसरा क्या है भाई? सघन माध्यम। कौन सा है? सघन माध्यम। तो भाई हमको सघन और विरल से मतलब नहीं है, मतलब हमको आपतित किरण और अपवर्तित किरण से। तो ये तो मान लो भाई लंबवत लंब है। देखो एक बात बताते हैं, तुमको अभिलंब हर कहीं पढ़ना है, चाहे प्रकाश का प्रवर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन। तुमको पढ़ना क्या है? अभिलंब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिलंब पढ़ना है। तो भाई आखिर ये आपतित और परावर्तित है क्या? तो हम देखते हैं कि ये गिलास है, ये रेड है। अगर हम इसमें ये गिलास में रेड दे दिए तो ऊपर जो भाग है, कहाँ है? जो भाग ऊपर दिख रहा है वह आपतित है, और जो पानी में जाता हुआ गया हुआ भाग है वह क्या है? क्या है? वर्तित। तो जो पानी के बाहर भाग है वो क्या है? और सतह से जो नीचे चला गया है वह क्या है? क्या है? कोई दिक्कत? अब देखते हैं, तो जो किरण यहां से आया उसको बोलेंगे क्या? आपतित किरण। लेकिन अगर कोई किरण यहां से आया और यहां से नीचे चला गया वह क्या हो जाएगा? तो ये हो गया आपतित किरण, और ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया अभिलंब। तो भाई यहीं से कहता है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कौन कौन से? कौन कौन से? दो नियम है। अब दो नियम कौन कौन से हैं समझते हैं। तो पहला जो नियम कहता है वह कहता है कि जो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम, अपवर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया लंब तीनों एक ही समतल होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। लेकिन जो दूसरा नियम कहता है, जो
दूसरा नियम कहता है तो भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा है, जब कोण बनेगा तो हम उसको आई मानेंगे, और यहाँ जो कोण बनेगा उसको आर मानेंगे। अब दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन को आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया एक ही नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? एक ही नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है, और उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या स्नेल का नियम एवं प्रकाश अपवर्तन के दोनों नियम को। कोई दिक्कत? अब यहां से सवाल उठता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह जो कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, उसमें था परावर्तन कोण, इसमें क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। हाँ तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपतित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो कितने नियम है भाई? दो नियम। दो नियम में पहला नियम क्या कहता है? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यहाँ देखें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है भाई? अब दूसरा नियम क्या कहता है? तो आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर आपतन कोण की जाया साइन आर, अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, जैसा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाई प्रकाश अपवर्तन का नियम देख लेते हैं, कितने नियम है। तो यह जो पहला नियम होता है वो पहले क्लास से मिलता है, नहीं मिलता है? यह वही वाला पुराना वाला, उसका दूसरा नियम और इसका पहला नियम दोनों क्या है? सेम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे यहां से यह रेखा यहां आके मिली,
यहां से यह रेखा यहां आके मिली और यहां से यह बिंदु आकर यहां मिली, इसीलिए तीनों एक ही समतल में होते हैं ना। अगला देखते हैं आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग, अनुपात का मतलब भाग, तो साइन, तो हम लिख देते हैं इधर इसको, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर नियतांक, बराबर नियतांक, यानी एक नियतांक बराबर कर सकते हैं आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या। कोई दिक्कत? इसी नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो साइन आई बटे साइन आर, तो लिख देते हैं स्नेल का नियम बराबर साइन आई बटे साइन आर। यहां तक में किसी को दिखा? अपवर्तनांक, तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को उस माध्यम का प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। तो भाई अपवर्तनांक बराबर हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए यह साफ साफ कहता है कि पहले निर्वात में चाल को लिखिए और उसके बाद जिस मतलब किसी पदार्थ को ले रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल को लिखिए, तो उसका जो रेशियो निकलेगा वह क्या निकलेगा? अपवर्तनांक निकलेगा। जैसे हम कहें हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करें, सॉरी हवा ने, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें, पानी छोड़ो, कांच का, इसका कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अभी हमको पता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। फार्मूला लिख सकते हैं हम, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की, इसका फार्मूले होता है, यहाँ क्या कह रहा है? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो भाई अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? जैसे हीरा का अपवर्तनांक है की चाहे से समझी ले, बादो मुतारी ले, न तो यहाँ रंग धर ले रहे तू। चल यहाँ ध्यान दे। अब जैसे हीरा का वर्तनांक, फिर कांच का वर्तनांक, पानी का वर्तनांक, जल का वर्तनांक, ये जो भी हो, तो आखिर कैसे निकलता वर्तनांक, कैसे निकलता है? तो हम लिख देंगे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर नहीं लिखना है, सीधा लिख देना है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख। उसके बाद हमको पता है कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है भाई? तो 2 लाख ना, 2 लाख, 5 से 5 खत्म,
जीरो खत्म, बचा कितना? अब 3 में 2 से भाग दे देंगे, 3 में 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, 2 से भाग दे दो, क्या निकलेगा? 1.5 हो गया। कांच में प्रकाश, कांच का आवर्तनांक कितना? 1.5। अब हीरा का ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो हीरा नहीं, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, हीरा की जगह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ना ज्ञात करना है, तो अपवर्तनांक बराबर लिख देंगे, अपवर्तनांक बराबर, हमको पता है पहले ऊपर में क्या लिखना है? हवा की चाल, तो वो फिक्स है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बटे अब लिखना पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है भाई? तो 2,25,000 किलोमीटर, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब 300 और 225 को किससे घटाएंगे? तो 25 से घटा सकते हैं, किससे? 25 से, तो ये कटेगा भाई 12 और ये 9, 12 और 9। अब 3 से घटा सकते हैं इसको, कितना से? 3 से। अगर 3 से घटाएंगे तो कितना कटेगा? तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, अब भाग दे देंगे, कितना कटेगा? 1.33, 1.33। तो ये क्या है? अपवर्तनांक है। अब हमको पता है हीरा का वर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक, तो भाई हीरा का वर्तनांक कितना होता है? 2.43, 2.42। अब हमको नहीं पता, हमको पता है हीरा का वर्तनांक कितना होता है, ठीक है? तो ठीक है, मान लिए। अब इसको कुछ नहीं करो, 10 उड़ा दो, यहाँ क्या को 100 हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से तुम कटा सकता है, कटा सकता है ना, कटा के निकाल लो। ये ऐसे देखो, हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम किसमें होती है? हीरा में होती है, इसलिए उसका आवर्तनांक जो है सबसे कम है, आवर्तनांक जो सबसे क्या, सॉरी, अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है। आवर्तन पानी, पानी में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो इसका फार्मूला हम लिख दिए तुमको। अब आवर्तनांक बराबर लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब क्या? 3 लाख बटे 2,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 से घटाओ 12, 9, 3 से घटाओ 4, 3, 3 से घटाओ 1.33। यह क्या है? आवर्तनांक है। तो हम लिख देते हैं, कुछ कुछ आवर्तनांक दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिख देते हैं पदार्थ, पदार्थ। अब यहाँ लिख देते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो पहला लिखते हैं पानी, सॉरी पहले लिखते हैं हवा, हवा, उसके बाद लिखते हैं जल, उसके बाद जल। हवा में जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? 1.003, 1.003। जल में जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.33। यहाँ देख लेते हैं हीरा वाला, इसका होता है 4,242 ना, 424। अगला है केरोसिन वाला 1.44, केरोसिन वाला 1.44, केरोसिन वाला 1.44। अगला 1.31, 1.31। फिर क्राउन कांच, क्राउन कांच का होता है 1.848 या फिर 1.61, 1.61। यह तो यह हो सकता है, यह तो हो सकता है। तो देखते हैं पहले हवा में अपवर्तनांक क्या है भाई। तो 5 गो, इसी 5 गो में से कोई ना कोई एक पूछेगा, इसी 5 में से कोई ना कोई एक पूछेगा, फिक्स है। पहले हवा का है, तो हवा का वर्तनांक होता है 1.003। अगला देखते हैं जल का वर्तनांक क्या होता है, तो 1.33। उसके बाद होता है केरोसिन का 1.44। उसके बाद देखते हैं कौन सी, बर्फ का, बर्फ मतलब कठोर है, तो 1.13। क्राउन कांच का होता है 148, 148। और हीरा का तो पता है 2.42।